Hi everyone, welcome to Induction Physics classes by Imran Khan. So in this video lecture we are going to cover solve example numericals of chapter number 15 structure of atoms and nuclei. So let's see example number 15.1 में क्या given है. Calculate the radius of the third orbit of the electron in hydrogen atom. तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है. यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है. वी हैव टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड बोहर ऑर्बिट. तो चलिए कैलकुलेट करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 15.1 राइट. देखो क्या गिवन है हमें यहाँ पर दिया है नंबर ऑफ ऑर्बिट की वैल्यू दिया है 3 और हमें क्या कैलकुलेट करना है. वी हैव टू कैलकुलेट द रेडियस इन द थर्ड ऑर्बिट. हमें ये पता करना है कि जब इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो रेडियस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट क्या होगा. तो अब देखो रेडियस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला है nth ऑर्बिट के लिए वो क्या है. Rn इज इक्वल टू a नॉट इंटू एन स्क्वायर राइट. अब यहाँ पर जो a नॉट है ये बेसिकली क्या होता है. वेयर a नॉट की जो वैल्यू होती है इट इज़ 0.053 नैनोमीटर. तो अगर हम इसमें पुटअप करेंगे तो Rn का मतलब क्या हो गया. रेडियस इन द nth ऑर्बिट और n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. तो रेडियस इन द nth ऑर्बिट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा. 0.053 नैनोमीटर इंटू एन स्क्वायर. अब हमारे जो गिवन क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में n की वैल्यू क्या दिया है 3. सो देयरफॉर इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम रेडियस इन द थर्ड ऑर्बिट निकाल लेंगे. तो ये क्या हो जाएगा 0.053 नैनोमीटर इंटू n की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा. अच्छा ये जो वैल्यू है a नॉट की वैल्यू 0.053 नैनोमीटर ये हर एक ऑर्बिट के लिए फिक्स रहने वाली है. यानी खाली क्या चेंज होगा. नंबर ऑफ ऑर्बिट चेंज होते जाएगा. ये क्या रहेगा फिक्स रहेगा. तो इस फॉर्मूले के हेल्प से आप किसी भी ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट अब हम इसे क्या करेंगे. R3 इज इक्वल टू 0.053 नैनोमीटर इंटू 9. अब 9 को हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो हमें क्या आंसर मिलेगा. 9 3 ज़ा 27, 9 5 ज़ा 45 टू 47 राइट. तो ये हो जाएगा 0.477 नैनोमीटर. तो ये हमें क्या मिल गया रेडियस इन द थर्ड ऑर्बिट जिसकी वैल्यू क्या मिली 0.477 नैनोमीटर. अब यहाँ पर देखो जो नैनोमीटर है इसका मतलब क्या होता है. तो आपको याद रखना है कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर. तो अगर इसी आंसर को मुझे मीटर के फॉर्म में लिखना हो तो फिर कैसे लिखेंगे. R3 इज इक्वल टू 0.477 इंटू 10⁻⁹ मीटर. क्योंकि हम नैनोमीटर यूनिट भी यूज़ करते हैं मीटर भी यूज़ करते हैं और कभी कभी आपको एम्स्ट्रॉम में भी दिया रहता है. अगर आप इसी आंसर को एम्स्ट्रॉम में लिखना चाहते हो तो आपको याद रखना होगा कि 1 एम्स्ट्रॉम कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर. तो यहाँ पर कितना है 10⁻⁹. तो अगर इसको मैं इस तरीके से लिख दूँ 4.77 तो यहाँ पर पावर कितना हो जाएगा 10⁻⁻10 और 10⁻⁻10 को ही क्या बोलते हैं एम्स्ट्रॉम. सो देयरफॉर फाइनली इसे हम क्या लिख सकते हैं ये मीटर में होगा. सो फाइनली ये हो जाएगा 4.77 एम्स्ट्रॉम. तो ये 3 तरीके की यूनिट है जो हम रेडियस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं. तो ये जो हमें आंसर मिला दैट इज़ इन नैनोमीटर. ये आंसर जो हमें मिला दैट इज़ इन मीटर एंड दिस वन इज़ इन द फॉर्म ऑफ एम्स्ट्रॉम. तो तीनों का मतलब एक ही है लेकिन तीनों अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं. तो आपको ये याद रखना है इनकी वैल्यूज़ ताकि अगर हमारे गिवन क्वेश्चन में किसी दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ ले यानी वहाँ पर अगर हमें बोल दे कि आप उसकी वैल्यू को रेडियस को एम्स्ट्रॉम में निकालो या मीटर में निकालो तो फिर आप उसे इस तरीके से कन्वर्ट करके इसे लिख सकते हो. अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 15.3 में क्या गिवन है. डिटरमाइन द एनर्जीज ऑफ द फर्स्ट 2 एक्साइटेड स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम and what are the excitation energies of the electrons in this orbit. तो यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पहले क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है फर्स्ट 2 एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी फाइंड आउट करना है राइट. और साथ ही साथ में हमें उन्हीं दोनों स्टेट की एक्साइटेशन एनर्जी बताना है. तो चलो इसे सॉल्व करते हैं. एग्जाम्पल 15.3. सो देखो यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है. जब भी हम इस टॉपिक का थियरी स्टडी करते हैं तो वहाँ पर आपको 2 चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं. एक है ग्राउंड स्टेट और दूसरा है एक्साइटेड स्टेट. तो ग्राउंड स्टेट जब बोलेगा तो ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्बिट यानी यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी 1. और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट किसे कहते हैं. तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो होता है
उसमें n की वैल्यू कितनी होती है 2, और उसके बाद जो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट होता है इसमें जो n की वैल्यू होती है वो क्या होती है 3। तो ये आपको बातें याद रखना है, ठीक है। ग्राउंड स्टेट यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकेंड ऑर्बिट, और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब थर्ड ऑर्बिट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब फोर्थ ऑर्बिट। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो जो हमें एनर्जी फाइंड आउट करना है वो किसकी फाइंड आउट करना है, फर्स्ट टू एक्साइटेड स्टेट यानी फर्स्ट स्टेट की और सेकेंड स्टेट की हमें एनर्जी फाइंड आउट करना है। सो देयरफॉर देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो अब यहाँ पर देखो अगर हमें इसका एनर्जी निकालना है तो एनर्जी इन द nth ऑर्बिट निकालने का हमारे पास एक कॉमन सा फॉर्मूला है और वो क्या है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर। इस फॉर्मूले के हेल्प से आप किसी भी ऑर्बिट का एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो। तो हमें यहाँ पर जो एनर्जी निकालना है वो सेकेंड ऑर्बिट का निकालना है, थर्ड ऑर्बिट का निकालना है, जिसे हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोल रहे हैं और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम E2 निकाल लेते हैं और E3 निकाल लेते हैं। सो देयरफॉर E2 इज इक्वल टू, अब ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट रहने वाली है हर एक ऑर्बिट के लिए, तो ये हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n का स्क्वायर। तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 है तो 2 का मैं स्क्वायर कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 4। अब आपको करना क्या है कि 4 से इसे डिवाइड करना है। तो जब 4 से आप इसे डिवाइड करोगे तो कितना आंसर मिलेगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो ये हमें क्या मिल गया, एनर्जी इन द सेकेंड ऑर्बिट कितनी मिली, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे हम क्या बोलेंगे एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो इसी तरीके से हम एनर्जी इन द थर्ड ऑर्बिट निकाल लेंगे और ये कितना हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर। तो n की वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे तो कितना आंसर मिलेगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमें जो वैल्यू मिली है वो क्या मिली है, एनर्जी इन द थर्ड ऑर्बिट, जिसे हम क्या बोलते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो इस तरीके से हमने एनर्जी इन द सेकेंड ऑर्बिट निकाल लिया और एनर्जी इन द थर्ड ऑर्बिट। इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड एनर्जी ऑफ द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी कितनी मिली -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी कितनी मिली -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखते हैं कि आगे क्वेश्चन में और क्या गिवन है। आगे यहाँ पर दिया है व्हाट आर द एक्साइटेशन एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दोस ऑर्बिट। यानी यहाँ पर हम क्या पूछा है कि इसी ऑर्बिट्स के एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगी। तो एक्साइटेशन एनर्जीज ऑफ एनी ऑर्बिट हम कैसे निकालते हैं, तो ये बेसिकली एक डिफरेंस होता है। किसके बीच का डिफरेंस होता है कि सपोज करो अगर मैं बात करूँ सेकेंड ऑर्बिट, तो सेकेंड ऑर्बिट में कितनी एनर्जी है और ग्राउंड स्टेट में उसकी एनर्जी कितनी थी, तो उनके डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ दैट ऑर्बिट। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट। तो हम यहाँ पर निकालेंगे एक्साइटेड एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो एक्साइटेशन एनर्जी होगी वो कितनी होगी, दैट इज नथिंग बट एक्साइटेशन एनर्जी इन द फर्स्ट स्टेट कितनी मिली थी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसके बाद माइनस ग्राउंड स्टेट में कितनी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये क्या हो जाएगा +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे आप इसको माइनस करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमें क्या मिल गई, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, राइट। इसी तरीके से हम एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की जो हमें एक्साइटेशन एनर्जी मिलेगी वो कैसे निकालेंगे कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी कितनी थी माइनस ग्राउंड में उसकी एनर्जी कितनी थी, उन दोनों को माइनस करना है। तो ये क्या हो जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये क्या हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब आप इसे माइनस करोगे तो देखो कितना आंसर मिलेगा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो ये हमें क्या मिल गई, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की कितनी एनर्जी है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नाउ लेट अस सी एग्जांपल नंबर 15.4 में क्या गिवन है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट 3 लाइन्स इन पैशन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बेसिकली हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द वेवलेंथ, और यहाँ पर जो हमें सीरीज दी है वो कौन सी सीरीज दी है, पैशन सीरीज, यानी पैशन सीरीज की फर्स्ट 3 लाइन्स में क्या वेवलेंथ रहेगी वो हमें कैलकुलेट करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15.4। अब देखो हमें जैसे कि पता है कि पैशन सीरीज कौन से नंबर की सीरीज होती है, आपको याद रखना है कि जो पैशन सीरीज है बेसिकली ये 3rd नंबर की सीरीज होती है। जैसे कि हमें पता है कि 5 सीरीज है हमारे पास, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पैशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड पी फंड सीरीज। तो जो हमारी पैशन सीरीज है वो 3rd नंबर की सीरीज है, जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि n की वैल्यू क्या होगी, 3। तो अगर n की वैल्यू 3 है तो m की वैल्यू फिर क्या लेते हैं आप, m की वैल्यू 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जो हमें निकालना है वेवलेंथ वो क्या निकालना है, फर्स्ट 3 लाइन की वेवलेंथ निकालना है। तो फर्स्ट 3 लाइन की वेवलेंथ यानी आप क्या निकालोगे, लैम्डा 4 निकाल लोगे, लैम्डा 5 निकालोगे और लैम्डा 6 निकालोगे, राइट। तो फर्स्ट 3 लाइन में आपको पहले m की वैल्यू 4 लेना है, फिर बाद में m की वैल्यू 5 लेना है, और उसके बाद में m की वैल्यू आपको 6 लेना है। n सबके लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अब वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है 1 लैम्डा इज इक्वल टू r 1/n² माइनस 1/m², राइट। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से हम वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो r है इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है और ये होती है 1.097 इंटू 10⁻7 पर मीटर। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से हम नंबर ऑफ लाइंस जो हमें फर्स्ट 3 लाइंस निकालनी है वेवलेंथ उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट लाइन के लिए। तो फर्स्ट लाइन के लिए वेवलेंथ क्या होगा, 1 लैम्डा इज इक्वल टू r को हम ऐसे पहले रखते हैं और पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/n², तो n की वैल्यू 3 रहेगी, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 और पहले हम क्या लेंगे 4, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। इसे आप चाहिए तो ऐसे लिख सकते हो कि पहले आपको m की वैल्यू 4 लेना है, 5 लेना है, फिर 6, यानी हमें क्या निकालना है फर्स्ट 3 लाइन्स। तो फर्स्ट 3 लाइन में बेटर है कि 4, 5, 6 लिखने से अच्छा फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन लिखो तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, राइट। तो 1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू r 1/3² माइनस 1/4²। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा r, और ये हो जाएगा 1/9 माइनस 1/16। अब आप क्या करोगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन, और 9 से इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा 144, ठीक है। सो देयरफॉर इसे क्या लिखा जाता है, 16 माइनस 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 7r अपॉन 144। तो ये हमें क्या मिला 1 लैम्डा 1। हमें निकालना क्या है, वेवलेंथ निकालना है यानी लैम्डा 1। सो देयरफॉर लैम्डा 1 की वैल्यू क्या होगी, देखो लैम्डा 1 जब निकालना होगा तो इसे हम रिवर्स कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 144/7r। अब यहाँ पर r की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू को हम पुटअप करते हैं। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा लैम्डा 1 इज इक्वल टू 144/7 इंटू 1.097 इंटू 10⁻7, ठीक है। अब इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो सबसे पहले आप इसे लिखो 144 अपॉन, और 7 से हम इजीली इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 7 7 जा 49, 4 7 9 जा 63, 4 कितना हो जाएगा 67, और 7 1 जा 7, तो ये कितना हो जाएगा 7.679, और ये जो पावर है ये ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा -7। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा कि देखो इसे हमें सॉल्व करने के लिए आपको लॉग एंटीलॉग का यूज़ करना होगा। तो बाय यूजिंग लॉग एंटीलॉग इसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, और इसका दूसरा मेथड ये है कि आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, यानी कि अगर हम लॉग एंटीलॉग को नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो फिर हम इसे रेसिप्रोकल के फॉर्म में रख के लाइक 7.679 इंटू 144 इंटू 10⁻⁻7,
तो फिर आपको क्या करना होगा कि इसका रेसिप्रोकल देखना होगा और जो रेसिप्रोकल का आंसर आएगा उसे 144 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो आपको आंसर मिल जाएगा। तो दो तरीके हैं, या तो सीधा आप यहाँ पर लॉग एंटी लॉग अप्लाई करके आंसर निकाल लो, या तो पहले आप इसको रेसिप्रोकल के फॉर्म में रख के इसका रेसिप्रोकल निकालो, उसका जो आंसर आएगा उसे 144 से मल्टीप्लाई कर दो। तो दोनों तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो लॉग एंटी लॉग का स्टेप आप लगा देना, रेसिप्रोकल का मैं आपको बता देता हूँ। तो जब आप इसका रेसिप्रोकल लोगे तो देखो इसका कितना आंसर मिलेगा, ये वाले टर्म का 0.1302 मल्टीप्लाइड बाई 144 इंटू 10 की पावर -7। सो देयरफॉर फाइनली जो λ1 मिलेगा अपने को, उसके लिए हमें इससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर मिलेगा, 18.75 इंटू 10 की पावर -7, राइट। तो अगर हम एक डिजिट को उधर शिफ्ट कर दे देते हैं तो इसमें आंसर फाइनली क्या मिल जाएगा, 1.875 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। तो ये हमें क्या मिल गया, वेवलेंथ फॉर द फर्स्ट लाइन ऑफ पैशन सीरीज। नेक्स्ट अब हम सेकेंड लाइन का वेवलेंथ निकालते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 1/λ2 इज इक्वल टू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 पॉइंट, पहले आर को हम ऐसे ही रखेंगे और अंदर रखते हैं ब्रैकेट में पहले वैल्यू 1/n²। तो n² यानी कि 9 हो जाएगा और -1/m²। तो अब m की वैल्यू हम क्या लेंगे, 5। तो ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, r और इन द ब्रैकेट 25 - 9 अपॉन, अब 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 9 5 ज़ा 45, बैलेंस 4, 9 2 ज़ा 18, 4 22। तो नाउ अब देखो आगे हम क्या करेंगे, देयरफॉर 1/λ2 इज इक्वल टू, अब 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, दैट विल बी 16। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 16r/225। बट हमें निकालना क्या है, हमें तो λ2 चाहिए, तो इसको हम रिवर्स कर देंगे। तो λ2 कितना हो जाएगा, 225/16 इंटू r। अब हम इसकी फाइनल वैल्यू को पुटअप करके इसे सॉल्व करते हैं। सो देयरफॉर λ2 इज इक्वल टू, इसे हम क्या लिखेंगे, 225/16 इंटू 1.097 इंटू 10 की पावर 7। तो हमने r की वैल्यू पुटअप कर दी। अब देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले मैं इसे लिखता हूँ 225 और इसे हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं 1.097 इंटू 16 और ये पावर ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, -7। अब आप क्या करो, सबसे पहले इसे आप 16 से मल्टीप्लाई कर लो, राइट। तो जब हम 16 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा, तो 16 7 जा कितना होगा, 112। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, बैलेंस 11 और 16 9 जा कितना होगा, तो 16 9 जा होगा आपका 144 प्लस 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 155। तो ये 5 हो जाएगा यानी ये, और बैलेंस 1, 16 1 जा 16, 1 कितना हो जाएगा, 17। तो ये आंसर कितना मिलेगा अपने को, 225/17.552 और ये क्या हो जाएगा, इंटू 10 की पावर -7। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको लॉग एंटी लॉग यूज़ करना है। तो आप इस स्टेप में भी लॉग एंटी लॉग यूज़ कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली इस स्टेप में आप लॉग एंटी लॉग यूज़ करो। तो लॉग एंटी लॉग यूज़ करने के बाद जो इसका रिजल्ट आपको मिलेगा, दैट विल बी फॉर 12.816 इंटू 10 की पावर -7। तो अगर हम एक पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा, 1.28 और 6 इज ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1.282 इंटू 10 की पावर -6 और यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। तो इतना हमें वेवलेंथ मिलेगा फॉर द सेकेंड लाइन ऑफ पैशन सीरीज। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि इस स्टेप में या तो आप डायरेक्टली लॉग एंटी लॉग ले लो, या तो पहले आप 16 से इसे मल्टीप्लाई करके फिर इसके बाद में यहाँ पर लॉग एंटी लॉग ले लो। तो दोनों स्टेप में चलेगा। अब हम देखते हैं कि थर्ड लाइन के लिए क्या वेवलेंथ होने वाला है। तो 1/λ3 इज इक्वल टू r और इन द ब्रैकेट 1/n²। तो 1/n² का मतलब क्या हो जाएगा, 9 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/। अब यहाँ पर हम 6 लेंगे m की जगह पर, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, राइट। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये r ही रहेगा और ये कितना हो जाएगा, 36 - 9 अपॉन, अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 ज़ा 54, बैलेंस 5, 9 3 ज़ा 27 और 5 कितना हो जाएगा, 32, राइट। सो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, 1/λ3 इज इक्वल टू r। 36 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 27। तो ये हो जाएगा आपका 27/324। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 1/λ3 इज इक्वल टू
ये हो जाएगा 27R अपॉन 324। तो हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड λ3। तो λ3 जब मैं करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, रिवर्स। तो ये हो जाएगा 324 अपॉन 27 इंटू आर की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1.097 इंटू 10 की पावर 7। अब आपको करना क्या है, देखो कि अगर आप इसे देखोगे तो ये 9 से कट हो सकता है, राइट। जैसे अगर मैं इसे कट करूँ तो ये 9 3 जा, और ये क्या हो जाएगा 9 3 जा 27, बैलेंस 5 4, यानी 9 6 जा 54। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, λ3 इज इक्वल टू 36 अपॉन 3, और 10 की पावर 7 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -7 अपॉन, यहाँ पर इसकी वैल्यू रखो 1.097। अब क्या होगा, देखो 3 से अगर हम देखेंगे तो वापस से कट कर सकते हैं, तो 3 12 जा, राइट। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, λ3 इज इक्वल टू 12 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन 1.097। अब ये इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो अब यहाँ पर आपको लॉग एंटी लॉग लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इसका रेसिप्रोकल लेके इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे लेंगे आप इसे, λ3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.097 इंटू 12 इंटू 10 की पावर -7। अब आपको इसका रेसिप्रोकल देखना है। तो अगर रेसिप्रोकल देखना आपको नहीं आता है तो पहली प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर आपको एक वीडियो मिलेगा, वहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि कैसे हम रेसिप्रोकल निकालते हैं। तो इसका जो रेसिप्रोकल आपको मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू 0.9115 इंटू 12 इंटू 10 की पावर -7। अब आपको करना क्या है कि 12 से इसे मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि 12 का टेबल तो नॉर्मली आता ही हमें। तो जब हम इसे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कितना आंसर मिलेगा, 10.9380 इंटू 10 की पावर क्या होगा, -7। सो देयर फॉर λ3 इज इक्वल टू, मैं इसे ऐसा लिखता हूँ 12 पॉइंट, और ये 938 है तो राउंड फिगर इसे क्या ले लेते हैं 94, और यहाँ पर क्या है 10 की पावर -7। तो अगर हम एक डिजिट को उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.094 इंटू 10 की पावर -6, और यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। तो इस तरीके से हमें पैशन की थर्ड लाइन में कितनी वेवलेंथ मिलेगी, 1.094 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। इसमें कुछ बहुत बड़ा समझने वाली बात नहीं है, बट इसका जो कैलकुलेशन होता है वहाँ पर आपको लॉग एंटीलॉग या रेसिप्रोकल कंपलसरी अप्लाई करना पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो r की वैल्यू है वो डिवीज़न में जाती है, और ये r की वैल्यू जो है वो 4 डिजिट में है, इसके लिए आपको लॉग एंटीलॉग का अप्लाई करना पड़ता है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 15.9 में क्या गिवन है। द हाफ लाइफ ऑफ अ न्यूक्लियर स्पीसीज इज 3.2 days, कैलकुलेट इट्स डीके कांस्टेंट, एवरेज लाइफ एंड द एक्टिविटी ऑफ इट्स सैंपल ऑफ मास 1.5 मिलीग्राम, राइट। तो सबसे पहले गिवन कंडीशन लिखते हैं और फिर इसे फाइंड आउट करते हैं। एग्जाम्पल 15.9, तो हमें यहाँ पर एक न्यूक्लियर स्पीसीज़ दिया है। तो सपोज करो ये एक न्यूक्लियर स्पीसीज़ है और इसका जो टाइम पीरियड है वो हमें कितना गिवन है, 3.2 days। ये हमारे पास गिवन कंडीशन है, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द डीके कांस्टेंट, उसके बाद एवरेज लाइफ कैलकुलेट करना है एंड एक्टिविटी कैलकुलेट करना है। और एक्टिविटी के लिए यहाँ पर मास की वैल्यू गिवन है 1.5 मिलीग्राम। तो ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। इन कंडीशन का यूज़ करके हमें लैम्डा यानी कि डीके कांस्टेंट, टाउ यानी कि एवरेज लाइफ, और ए का मतलब यहाँ पर क्या है, एक्टिविटी कैलकुलेट करना है। सो देयरफॉर अगर देखो मुझे लैम्डा कैलकुलेट करना है तो लैम्डा कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास। तो लैम्डा कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला है T1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.693 अपॉन टी हाफ। सो हमें ये बेसिकली कौन सी वैल्यू दी है, टी हाफ दिया है ना, क्योंकि गिवन क्वेश्चन में बोला है ये क्या है, हाफ लाइफ है। तो इस न्यूक्लियर स्पीसीज की हाफ लाइफ कितनी है, 3.2 days। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखो अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू रखूँ तो इसकी वैल्यू रख के जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो जो मुझे डीके कांस्टेंट मिलेगा वो किस में मिलेगा, पर डे के हिसाब से मिलेगा। लेकिन मुझे किस में निकालना है, पर सेकंड, बिकॉज अकॉर्डिंग टू एसआई यूनिट किस में आना चाहिए, सेकंड में। तो अगर मुझे डेज को सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो क्या है हमारे पास 3.2 days है। इसको सबसे पहले हम क्या कन्वर्ट करेंगे, डे में। तो डे में कितने आवर्स होते हैं, 24, और
कितने मिनट्स होते हैं, तो यहाँ पर 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इस तरीके से आप डेज से किस में कन्वर्ट कर सकते हो, सेकंड में इस आंसर को कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप इसे अब कैसे सॉल्व करोगे, देखो इसे लिखेंगे 3.2 इंटू 24 इंटू 3600, जिसे आप क्या लिख सकते हो 3.2 इंटू 24 इंटू 36 इंटू 10 की पावर 2। अब आप क्या करो, इसे मल्टीप्लाई कर लो, तो 24 टू ज़ा होता है 48, बैलेंस 4, 24 3 ज़ा 72, 4 कितना हो जाएगा 76। तो ये आपको क्या मिल जाएगा 7.68 इंटू 36 इंटू 10 की पावर 2। अब आप क्या करो, नॉर्मली 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है तो इसे मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसका आंसर आएगा 2764.8 इंटू 10 की पावर 2। ठीक है, तो ये जो आंसर आपको मिला वो किस में मिल गया है, सेकंड में मिलेगा। यानी वो जो हाफ लाइफ है वो इन टर्म्स ऑफ हमें डेज दिया था, तो हमें किस में निकालना था, इन टर्म्स ऑफ सेकंड। तो उसकी कितनी वैल्यू मिलेगी 2764.8 इंटू 10 की पावर 2 सेकंड। तो अब याद रखो कि डेज से अगर हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आपको डेज लिखना है, फिर पर डे में कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। तो इसे आपको मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करने पर जो भी आंसर मिलेगा वो आंसर आपको पर सेकंड के हिसाब से मिल जाएगा। तो ये आपको क्या मिल गया, हाफ लाइफ पर सेकंड। नाउ अब हम इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुटअप करके आगे इसे सॉल्व करते हैं। सो देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 अपॉन, यहाँ पर वैल्यू कितनी है 2764.8 इंटू 10 की पावर 2। अब आपको करना क्या है कि इसे हम आगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन ये कितना हो जाएगा 2764.8। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि इसे सॉल्व करने के लिए हमें लॉग एंटी लॉग कंपलसरी अप्लाई करना ही पड़ेगा, विदाउट उसके हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो जब आप इसका लॉग एंटी लॉग लोगे तो लॉग एंटी लॉग लेने के बाद जो इसका फाइनल आंसर मिलेगा आपको, उसके लिए आपको कुछ इस तरीके स्टेप अप्लाई करने होंगे। एंटी लॉग लॉग ऑफ 0.693 माइनस लॉग ऑफ 2764.8 इंटू 10 की पावर -2। फिर आप क्या करोगे, इसका लॉग लोगे, इसका लॉग लोगे, इसके लॉग से इसको माइनस करके जो आंसर मिलेगा उसका एंटी लॉग लोगे। एंटी लॉग लेने के बाद जो आपको फाइनल आंसर मिलेगा इसका, दैट विल बी इक्वल टू 2.506 इंटू 10 की पावर -6, राइट, जिसे हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10 की पावर -6 पर सेकेंड। तो इतना डीके होगा पर सेकेंड के हिसाब से, कितना डीके होगा 2.5 इंटू 10 की पावर -6 सेकेंड। तो इस तरीके से हमने डीके लैम्डा निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द एवरेज लाइफ। सो देयरफॉर एवरेज लाइफ का फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन लैम्डा। अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू क्या है 2.5 इंटू 10 की पावर -6। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखो क्या मिल जाएगा ये, इसको आप लॉग एंटी लॉग से भी सॉल्व कर सकते हो या बड़ी आसानी से नॉर्मली ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। इसे पॉइंट हटाओगे तो ये हो जाएगा 2/25 इंटू 10 की पावर 6, क्योंकि ऊपर जाएगा तो +6, 6 एक यहाँ पर ले लो तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन 25, जिसे आप कट करोगे तो क्या मिलेगा 4 इंटू 10 की पावर 5। तो ये आपको क्या मिल गया एवरेज लाइफ। तो एवरेज लाइफ कितनी मिली 4 इंटू 10 की पावर 5 सेकेंड। तो जो न्यूक्लियर स्पीसीज़ है उसमें एवरेज लाइफ जो उसकी होगी वो कितनी होगी 4 इंटू 10 की पावर 5 सेकेंड। अब देखो बुक में जो सॉल्व करके दिया है उसको उसने डेज़ में निकाला है, तो डेज़ में निकालना कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप डेज़ में निकालना चाहते हो तो फिर आपको करना क्या है, और टाउ इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 5। हमें पता है कि एक दिन में कितने सेकेंड्स होते हैं, तो एक दिन में जो सेकेंड्स होते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं 24 इंटू 60 इंटू 60। तो ये आपको मिलता है 24 इंटू 3600, जिसको मल्टीप्लाई करने पर आपको कितना आंसर मिलेगा 86400। तो अब आपको क्या करना है कि इस वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर देना है 86400, यानी कि एक दिन में कितने सेकेंड्स होते हैं 86400। जब आप इसको इसका आंसर से डिवाइड करोगे तो जो आंसर आपको मिलेगा वो पर डे के हिसाब से आपको एवरेज लाइफ मिल जाएगी, और इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या आंसर मिलेगा 4.63 डेज। तो ये हमें क्या मिल गया एवरेज लाइफ इन टर्म्स ऑफ डेज, और ये क्या है एवरेज लाइफ इन टर्म्स ऑफ सेकेंड।
तो पर सेकेंड के हिसाब से जो एवरेज लाइफ मिलेगी वो कितनी होगी 4 इंटू 10 की पावर 5, और पर डे के हिसाब से जो एवरेज लाइफ होगी वो कितनी होगी 4.63 डेज। तो अब हमें क्या फाइनली निकालना है, एक्टिविटी। तो देखो एक्टिविटी एट टाइम टी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज लैम्डा इंटू एन एट टाइम टी, यानी एक्टिविटी एट टाइम टी इज इक्वल टू डीके कांस्टेंट इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट दैट टाइम। अब यहाँ पर देखो अगर मुझे एक्टिविटी कैलकुलेट करना है तो लैम्डा की वैल्यू मेरे पास गिवन है, लेकिन एन की वैल्यू नहीं दिया है। एन का मतलब क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो अब हमें इसे एन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पर हमारे पास एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, एन अपॉन एन ए इज इक्वल टू एम अपॉन एम नॉट, जो कि बेसिकली हम गैस के लिए यूज़ करते हैं। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर इज इक्वल टू मास ऑफ द गैस अपॉन मोलार मास ऑफ द गैस। तो गैस के टर्म में इसे ऐसे यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमें स्पीसीज दिया है तो हम इसे ऐसा मान लेंगे कि एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, एन ए का मतलब है एवोगैड्रोस नंबर, एम का मतलब क्या है, मास ऑफ दैट न्यूक्लियर स्पीसीज, और जो एम नॉट है यहाँ पर इसे हम क्या मान लेंगे, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास को बेसिकली हम यहाँ पर नहीं पता है, इसीलिए हम इसे वाई से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो हमें फाइनली क्या कैलकुलेट करना है, एन निकालना है। तो एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन ए इंटू एम अपॉन वाई, राइट। बस इस वैल्यू को हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुट अप करके सॉल्व करना है। तो एक्टिविटी एट टाइम टी इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू रखेंगे लैम्डा इनटू, और एन की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी आपकी, एन ए इंटू एम अपॉन वाई। तो याद रखना y का मतलब क्या है, एटॉमिक न्यूक्लियस। अब लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन, इट इज 2.5 इंटू 10 की पावर -6। Na का मतलब होता है एवोगैड्रोस नंबर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और m के मतलब यहाँ पर क्या है, मास ऑफ द न्यूक्लियर स्पीसीज, जो कि कितना दिया है 1.5 मिलीग्राम। तो इसे हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -3 अपॉन, और y को हम ऐसे ही रखेंगे। अब आगे देखो इसे हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो इसे आप ऐसा लिख लो 2.5 इंटू 1.5 इंटू 6.022 इंटू, अब यहाँ पर क्या है 10 की पावर -6, 10 की पावर -3, तो ये होगा 10 की पावर 23 इंटू 10 की पावर -9। सो देयरफॉर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आप 15 से मल्टीप्लाई कर लो। 15 5 ज़ा 75, बैलेंस 7, 15 2 ज़ा 30, और ये कितना हो जाएगा 37। तो ये आपका हो जाएगा 3.75 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर, यहाँ पर पावर कितना बचेगा, तो 23 में से 9 जाएगा तो आपका कितना पावर बचेगा, दैट विल बी 10 की पावर 14, राइट। अब देखो इसे हम अपॉन क्या होगा, देखो यहाँ पर अपॉन याद रखना, अपॉन वाई, तो अपॉन वाई। अब आपको करना क्या है कि आपको बाय यूजिंग लॉग एंटी लॉग इसे मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मल्टीप्लाई करने पर आपको इसका क्या आंसर मिलेगा, 22.58, राइट। और यहाँ पर पावर क्या है 10 की पावर 14 अपॉन वाई। तो ये हमें क्या मिल गया, एक्टिविटी एट टाइम टी। अब देखो जैसे आपको ये आंसर मिल जाएगा तो अब हमें इसकी यूनिट लिखना है। तो इसकी यूनिट के लिए आपको क्या करना है, पेज नंबर 337 यानी जहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, तो टॉप ऑफ द लाइन अगर आप देखोगे तो वहाँ पर आपको दिया है कि एक्टिविटी इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ बिक्योरल इन एसआई यूनिट। तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा, बिक्योरल, यानी कि यहाँ पर हम इसे क्या लिख सकते हैं, BQ लिख सकते हैं। लेकिन बुक में जो गिवन क्वेश्चन जो हमें दिया है उसमें जो उसका आंसर लिखा है वो क्यूरी के टर्म में दिया है ना। क्यूरी के टर्म में लाना ये कोई कंपलसरी नहीं है, बिकॉज एक्टिविटी का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, बिक्योरल। तो बिक्योरल में हमें इसकी आंसर कितनी मिलेगी, 22.58 इंटू 10 की पावर 14 बिक्योरल। बट अगर आप इसके आंसर को क्यूरी में लाना चाहते हो तो उसके नीचे देखो वहाँ पर कुछ दिया है कि 1 बिक्योरल इज इक्वल टू 1 डीके पर सेकेंड एंड द अनदर यूनिट टू मेजर एक्टिविटी इज क्यूरी। और 1 क्यूरी की वैल्यू क्या होती है, 3.7 इंटू 10 की पावर 10। तो 1 क्यूरी, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि 1 क्यूरी कितनी होती है, 3.7 इंटू 10 की पावर 10 बिक्योरल। तो अगर आप इसको क्यूरी के टर्म में लाना चाहते हो इस आंसर को, तो फिर आपको क्या करना होगा कि इस आंसर को इस नंबर से डिवाइड करना होगा, यानी कुछ इस तरीके से, यानी एक्टिविटी एट टाइम टी इज इक्वल टू 22.58 इंटू 10 की पावर 14 अपॉन, और ये y को आप ऐसे
7 इंटू 10⁻10। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसे सॉल्व करने के बाद जो आंसर आपको मिलेगा वो किसके टर्म में मिल जाएगा, क्यूरी के टर्म में, जो कि कोई कंपलसरी नहीं है। तो आप मेरे हिसाब से आप यहीं तक इसे सॉल्व करना, बट मैं आगे बता देता हूँ क्योंकि बुक में वहाँ पर क्यूरी के टर्म में दिया हुआ है तो कैसे आएगा। तो अब जब आप देखोगे तो यहाँ पर इसे सॉल्व करने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा दैट द एक्टिविटी एट टाइम t इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 6.08 इंटू 10⁴ अपॉन y, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, क्यूरी। इस तरीके से ये जो हमें आंसर मिल गया वो किसके टर्म में मिल गया, क्यूरी के टर्म में मिल गया। तो आप याद रखना कि इसको दो यूनिट होते हैं, एक होता है बिक्योरल और दूसरा क्या होता है, क्यूरी। तो अगर आपने बिक्योरल तक ही सॉल्व किया है तो भी इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। अगर आप इसको क्यूरी के टर्म में लिखना चाहते हो तो फिर उसके लिए आपको ये रिलेशन याद रखना है कि 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 बिक्योरल। तो आपको इस आंसर को इस वैल्यू से डिवाइड कर देना है, और डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आपको मिलेगा वो किसके टर्म में मिल जाएगा, क्यूरी के टर्म में मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। सो लेट्स सी एग्जांपल नंबर 15.10 में क्या गिवन है, द एक्टिविटी ऑफ अ रेडियोएक्टिव सैंपल डिक्रीज्ड फ्रॉम 350 पर सेकेंड टू 175 पर सेकेंड इन 1 आवर, डिटरमाइन द हाफ लाइफ ऑफ द स्पीसीज। तो हमें यहाँ पर एक दिया है कि एक एक्टिविटी रेडियोएक्टिविटी सैंपल है और उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है 350 पर सेकेंड से 175 पर सेकेंड इन 1 आवर। तो हमें उसका क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ द स्पीसीज। तो चलो गिवन कंडीशन देखते हैं और इसका हाफ लाइफ स्पीसीज कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल 15.10, तो यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन कंडीशन है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया है कि जो एक्टिविटी सैंपल है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी कि इनिशियल एक्टिविटी व्हेन द टाइम इज 0 कितना दिया है, 350 पर सेकेंड, राइट। और उसके बाद एट टाइम t उसकी एक्टिविटी घट के कितनी हो गई, इट इज़ 175 पर सेकेंड। कितने टाइम में, तो टाइम गिवन है 1 आवर, तो इसे हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 13600। तो आपको टाइम कितना मिल जाएगा 3600 सेकेंड, राइट। तो ये हमारे पास गिवन कंडीशन है एंड वी हैव टू कैलकुलेट द हाफ लाइफ स्पीसीज। तो हाफ लाइफ स्पीसीज मतलब t 1/2 फाइंड आउट करना है। अब हमें देखो पता है हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, तो t 1/2 का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन लैम्डा। तो फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है इसे कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन जो हमारे पास गिवन कंडीशन है उसमें लैम्डा को हम क्या बोलते हैं, डीके कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। तो इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें इन इक्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा। तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू माइनस लैम्डा टी। अब ये फॉर्मूला किसका, एक्टिविटी का फॉर्मूला है, यानी एक्टिविटी एट टाइम टी इज इक्वल टू एक्टिविटी व्हेन द टाइम इज 0 ई रेज टू माइनस लैम्डा टी। तो लैम्डा यहाँ पर क्या है, डीके कांस्टेंट, राइट, और टी यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम। सो देयरफॉर अब हमारे पास हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें लैम्डा फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इनकी वैल्यू को पुटअप करते हैं। तो AT की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, ये दिया है 175 इज इक्वल टू A नॉट की वैल्यू कितनी है 350, और ये हो जाएगा ई रेज टू माइनस लैम्डा, और T कितना दिया है 3600, राइट। अब आगे देखो हम इसे क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर अगर मुझे इसे आगे सॉल्व करना है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड मुझे नेचुरल लॉग को अप्लाई करना होगा। तो उसे अप्लाई करने से पहले मैं इसे कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, 350 ई रेज टू माइनस 3600 लैम्डा इज इक्वल टू 175। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉग ले लेंगे। तो जब आप नेचुरल लॉग लोगे दोनों साइड तो देखो ये कितना बन जाएगा, -3600 लैम्डा इज इक्वल टू 175, और ये अपॉन में आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 350, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा नेचुरल लॉग। तो इस तरीके से आपको इस स्टेप को अप्लाई करना है, यानी कि जब हम दोनों साइड नेचुरल लॉग लेंगे तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी बचेगी, -3600 लैम्डा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 175, और 350 को नीचे ले जाएंगे।
अब आगे देखो क्या होगा, देयरफॉर 3600 लैम्डा इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ, अब जब मैं माइनस साइन को इधर लेके जाऊंगा तो ये चीज़ रिवर्स हो जाएगी, यानी ये कितना हो जाएगा 350/175। तो आपको थोड़ा सा नेचुरल लॉग का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तो आपको ये समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब देखो आगे हम क्या करेंगे, अगर मैं इसे कट करूँ तो कितना बार जाएगा 2 टाइम्स, सो देयरफॉर इसे क्या लिख सकते हैं 3600 लैम्डा इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2। अच्छा, नेचुरल लॉग ऑफ 2 की वैल्यू क्या मिलेगी, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 की वैल्यू मिलती है 0.693। ये वैल्यू आप याद कर लो, या तो आप लॉग टेबल बुक में भी देखोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। अपॉन में ये क्या हो जाएगा 3600। तो ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई, डी के कॉन्स्टेंट। अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि आपको पूरा इसे सॉल्व नहीं करना है। क्यों नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या निकालना है, हाफ लाइफ निकालना है। तो हमें सॉल्व करने की पूरी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो ये ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा और ले दे के लास्ट में आंसर तो वही आने वाला है। तो इसे आप ऐसे ही रखो, ऐसे रखने से देखना फ़ायदा क्या होगा हमारा, हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। सो देयरफॉर टी हाफ निकालेंगे, सो टी हाफ इज इक्वल टू, अब देखो इसकी वैल्यू कितनी है, इट इज़ 0.693 अपॉन, और लैम्डा की वैल्यू हमने निकाल ली है, कितनी वैल्यू मिली है 0.693 अपॉन 3600। तो अब यहाँ पर होगा क्या, देखो कि ये फर्स्ट टर्म सेकंड और थर्ड टर्म है, राइट। तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, राइट। यानी सॉरी, ये फर्स्ट टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो थर्ड सेकंड के साथ जाके फर्स्ट कैंसिल, और ये टर्म कहाँ जाएगा, ऊपर। तो टी हाफ की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी यहाँ पर 3600 सेकेंड, जिसे आप क्या लिख सकते हो 3.6 × 10⁻³ सेकेंड। तो ये आपको क्या मिल गया, आंसर ऑफ हाफ लाइफ स्पीसीज। तो इस तरीके से आप विदाउट यूजिंग मच कैलकुलेशन आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हो। तो आपको ये स्टेप ध्यान देना है कि आपको लैम्डा की वैल्यू को पूरा नहीं सॉल्व करना है, जस्ट आपको इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुटअप कर देना है, ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी और 3600 ऊपर आ जाएगा और वो आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा।